Hello everyone. Today I am going to start a very interesting topic that is refraction through spherical refracting surface. Spherical refracting surface. So what do you mean by spherical refracting surface? These surfaces are used in mirror of vehicles and spectacles. जो आप चश्मे पहनते हो आंखों में उनमें भी ये यूज की जाते हैं. तो spherical refraction through the very interesting topic, refraction through spherical refracting surfaces. So what is the meaning of these spherical refracting surfaces? क्या मतलब होता है? अगर मैं ग्लास का ये स्फीयर बना रहा हूँ, मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है, दिस अ ग्लास स्फीयर, और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो एक तो ये सरफेस निकला मेरे पास, ये इसको बोलते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये और दूसरा पार्ट ये वाला, ये इसको बोलेंगे कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो ये ग्लास के जो है इस तरह के सरफेस, ये सारा का सारा डेंसर मीडियम, दीज आर मेड अप ऑफ ग्लास. बाहर की तरफ ये फूला हुआ पार्ट, आउटर बल्क पार्ट इज शैलोर, that is known as, they are known as spherical refracting surfaces. और ये कन्वेक्स और ये कनकेव, इसका बाहर का ये पार्ट फूला हुआ है और इसका ये पार्ट जो है अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ है, राइट. तो रिफ्रैक्शन करना है इससे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो रिफ्रैक्शन, लेट अस स्टार्ट हाउ इट इज मेड पॉसिबल. क्वेश्चन फ्रेम करते हैं पहले. मान लेते हैं जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 है, μ2, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेते हैं हमेशा और इमेज डिस्टेंस v लेते हैं. μ2 μ1 r u v, इन जो है चारों पैरामीटर में हमें रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करना है. तो ऑब्जेक्ट लाइज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं, पार्ट ए इसका. कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इससे जो है हमने रिफ्रैक्शन करना है. क्या बोला मैंने? कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसे, और डिराइव करना है मुझे. चलो डिराइव बाद में बताता हूं. कन्वेक्स रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो किस तरह से रिफ्रैक्शन करना है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. द डायग्राम इज वेरी इंटरेस्टेड. सो मान लेते हैं ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये मीडियम μ2 ग्लास का बना हुआ है, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में जब लाई करे, रेयर मीडियम, ये सारा का सारा मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं. व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करे और इमेज डेंसर मीडियम में फॉर्म करे. इमेज आई, ये डेंसर मीडियम में फॉर्म करे. तो इसको क्या बोला मैंने? spherical refracting surfaces. I am doing refraction through spherical refracting
surface. These are very easy. तो कैसे रिफ्रैक्शन इनसे करना है, let us understand. Suppose that this is a spherical refracting surface. कौन सा है ये, इसका ये बाहर वाला पार्ट ये खुला हुआ है, इसको बोलेंगे convex spherical refracting surface. Object lies in the rarer medium and image form in the denser medium. मुझे रिलेशन जो है, जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज डेंसर मीडियम में है, तो यही रिलेशन आता है, μ2 डिवाइड बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. ये रिलेशन आएगा हमारे पास लास्ट में फाइनल रिलेशन. दिस इज द रिलेशन. जब इसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पे आने वाला है. तो रिफ्रैक्शन करते हैं इसके. तो ध्यान से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को. ये जो मैंने ए बी लिखा, ए बी, दिस इज नोन एज एपर्चर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसको एपर्चर बोलते हैं. दिस इज नोन एज एपर्चर. और ये वाला पार्ट, ये रे जो है आती है. अब रे जो है यहां से, अगर ये पूरा का पूरा ऐसा सर्कल होता तो इसी लाइन पे ये सर्कल होता है इस तरह से, तो यहां जैसे इसका सेंटर होता. इसको बोलते हैं पोल. दिस पॉइंट इज नोन एज पोल. अब ये रे ऑफ लाइट जो ऐसे जा रही है, ये आगे जाके सेंटर को मीट कर रही है. इसका मतलब दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस सरफेस. इस लाइन सरफेस की ये नॉर्मल है. तो इसके लिए रिफ्रैक्शन में एंगल आई भी जीरो है और एंगल आर भी जीरो है. अगर एंगल आई जीरो है तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. तो म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई. अब मैंने बोला आई जीरो, म्यू इंटू साइन आर साइन जीरो, साइन जीरो तय जीरो. तो साइन आर इज इक्वल टू जीरो, सो आर इज इक्वल टू जीरो. इसके लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये अनडेविएटेड पास कर जाएगा. ये वाला रे बच्चों अनडेविएटेड पास कर जाएगा. अनडेविएटेड, देयर इज नो डेविएशन. इसलिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है, रे पासिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस passes undeviated, there is a no refraction. And I am representing this is a mu1 और इसको बोलते हैं रेयर मीडियम. और mu1 is equal to 1 एयर के लिए. हमारा क्वेश्चन डिफरेंट है. ऑब्जेक्ट लाइज इन द, ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है यहाँ, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो ये हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में लाई करते हैं और इमेज डेंसर मीडियम बनेगी, तो आप एस्टैब्लिश करिए इस रिलेशन को mu2 by v माइनस mu1 डिवाइड बाय u. ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? दिस. सेंटर से पोल पर ऑल डिस्टेंसेस वी विल मेजर फ्रॉम द पोल. सारी की सारी डिस्टेंसेस, लिसन द साइन कन्वेंशंस मेंशन्ड इन द बुक. All the distances we will measure from the pole. सारी की सारी distances pole से measure की जाएगी. And the distances left to the pole always taken as negative, and the distances right to pole always taken as positive. ये हमेशा दिमाग में फिट कर लो, right? And the height above the principal axis are always taken as positive, and heights below the principal axis are always taken as negative. ये ऑप्टिक्स के रूल हैं, ये रिफ्रैक्शन के रूल है. तो कंप्लीट द डायग्राम. सपोज दैट दिस इज ऑब्जेक्ट. ये रे तो अनडेविएटेड पास कर गई, लेकिन यहाँ पे जो रे फॉल करेगी यहाँ पे, अब ये ऑब्जेक्ट है O, और ऑब्जेक्ट जहां भी होगा वहां पे हमेशा ये एंगल अल्फा बना लेना है आपने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे लाइट जो है बेंड करेगी. ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, लेकिन मुझे पहले यहाँ पे नॉर्मल देखना पड़ेगा. तो नॉर्मल आपको देखना पड़ेगा. तो ये नॉर्मल देखना पड़ेगा.
ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ। अब रे जो है रेयर से डेंसर में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, बेंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा। व्हेनेवर रे goes from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal, ये law है, it bends toward the normal, so it will bend toward the normal and meet the principal axis। यहाँ पे principal axis को ये meet कर रही है और यहाँ पे इमेज बनेगा फाइन, यहाँ पे जहाँ पे दो रेज मिलेंगी वहाँ पे जो है इमेज बनेगा, वहाँ पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ये पोल के बीच का डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u लेना है, पोल से इधर का डिस्टेंस इज नेगेटिव, पोल से इमेज का प्लस v, राइट साइड का सारी की सारी डिस्टेंस जो है पॉजिटिव लेनी है। इमेज डिस्टेंस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v जो है इमेज डिस्टेंस, ये जो है इमेज डिस्टेंस है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये रे मिली यहाँ पे, तो इस एंगल को हमेशा ही बीटा मानना है और जहाँ पे सेंटर पास करे वो सेंटर कट करे वहां पे उसको हमेशा ही गामा मानना है, अल्फा बीटा एंड ऑब्जेक्ट जहाँ पे वो वहां पे अल्फा, इमेज जहाँ पे बने वो एंगल बीटा और जो है सेंटर की लाइन जहाँ से पास करे दैट एंगल इज गामा। सो देखते हैं रिफ्रैक्शन किस तरह से ये रिलेशन जो है हमारे पास डिराइव करके आएगा अभी। सो ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अब जो है यहाँ से यहाँ पे इसको मैंने n मान लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचा और इसको m मान लिया, दिस इज m। अब इंटीरियर ये एंगल देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, मुझे आई और मेन बात है मुझे आई और आर कैलकुलेट करना है, आई और आर, इनके साथ आई और आर का क्या रिलेशन है। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर ये इंटीरियर एंगल है दोनों, तो मुझे पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल आई है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। और यहां पे अगर मैं देखूं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये दोनों इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल है। यहां पे मैं लिख रहा हूं गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर यहां से निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, तो आई भी आ गया मेरे पास और आर भी आ गया, ठीक है। अब मैंने स्नेल्स लॉ यूज करना है यहां पे रिफ्रैक्शन पे। स्नेल्स लॉ बोलता है, देखिए ध्यान सुनिए, स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है सदेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सेकंड जिसमें रेज आ रही है, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब लिखते कैसे हम इसको, μ2 डिवाइड बाय μ1। अब ये I और R एंगल बहुत स्मॉल है, दीज आर वेरी स्मॉल एंगल, सो साइन I की जगह मैं कर लूंगा I और साइन R की जगह R, सो I by R is equal to μ2 डिवाइड बाय μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया मेरे पास μ1 into I is equal to μ2 into R। This is a very important equation, very very important equation। अब I का वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू μ1 into I का वैल्यू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 और R का वैल्यू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस
theta. Now also these angles are also very small. So इन सभी एंगल को अल्फा बीटा और गामा को we will replace with their tangents. हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें उनको इनके टेंजेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अल्फा को भी बीटा को भी और गामा को भी हम उनके टेंजेंट से टेंजेंट लगा रहे हैं साथ में। mu1 into टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा is equal to mu2 टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ओके, which implies mu1 tan alpha यहां से मिल जाएगा मुझे इस ट्रायंगल से। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है nm और बेस है mo प्लस टेंजेंट गामा, ये गामा है परपेंडिकुलर nm बेस mc is equal to mu2 into tangent gamma nm by mc nm by mc minus tangent beta, ये tangent beta है, ये ट्रायंगल बनेगा nm perpendicular by mi। अब देखिए nm दोनों साइड कॉमन लेंगे, nm से nm कट जाएगा, इसको निकाल देंगे हम इक्वेशन से बाहर। nm और nm को इक्वेशन से बाहर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा mu1 into 1 divided by mo plus 1 divided by mc is equal to mu2 into 1 divided by mc minus 1 divided by mi। अब देखो साइड की सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे, m से कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे these points are very close to each other, these points are very close to each other, m को हम p से रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, जितनी जहां लिखा है वहां p लिख देंगे। mu1 1 divided by po plus 1 divided by pc, m की जगह p is equal to mu2 into 1 divided by pc minus 1 divided by pi। po is equal to minus u, pc is equal to plus r। पोल से लेफ्ट का डिस्टेंस इज नेगेटिव, पोल से राइट का डिस्टेंस इज पॉजिटिव। pi प्लस v, ये डिस्टेंस हम यहां पे पुट कर देंगे, तो mu1 into 1 divided by po minus u plus 1 divided by pc plus r is equal to mu2 into 1 divided by pc plus r minus 1 divided by pi v। अब जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे mu1 डिवाइड बाई u और ये माइनस साथ में प्लस mu1 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू mu2 डिवाइड बाई r माइनस mu2 डिवाइड बाई v। इसके साथ r है उसको इकट्ठा कर लो, u वाले को u v को, तो ये इसको इधर ले आओ, mu2 बाई v माइनस mu1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू mu2 बाई r माइनस mu1 बाई r। तो मेरे पास रिलेशन बना mu2 डिवाइड बाई v माइनस mu1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाई r। सो ये वो रिलेशन आया जिसको आप ढूंढ रहे थे इतनी देर से, mu2 डिवाइड बाई v mu2 डिवाइड बाई v माइनस mu1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 डिवाइड बाई r। जितने भी चाहे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो या कनकेव स्फेरिकल, जब भी रे डेंसर से मीडियम में जाएगी यही रिलेशन आएगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, जब भी रे डेंसर टू रेयर जाएगी यही रिलेशन आएगा। तो फिट इन माइंड mu2 बाई v माइनस mu1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डिवाइड बाई r। अब mu1 तो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो mu2 का मैं mu मान लेता हूं जनरली, चाहे आप ग्लास मान लो, पानी मान लो, डायमंड मान लो, जो भी
तो मैं यहाँ पे बन गया रिलेशन ये म्यू टू बाई वी माइनस वन बाई यू, वन बाई is equal to mu minus 1 divided by r. So this is a very important relationship between mu, u, v and r, right? So this is the refraction when object lies at clear medium and image formed in the denser medium, right? So this is a very simple to solve. How to relationship between image distance, object distance, radius of curvature and refractive index. So practice it. This is very easy, generally asked in examinations. That's all.